नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आशा है आप सबके चेहरों पे एक प्यारी सी मुस्कान होगी। यह एमपीपीएससी पर आधारित एक वैल्यू एडेड प्रोग्राम है जिसमें हम मध्य प्रदेश के प्रमुख समाचार पत्र जिसमें पत्रिका, दैनिक भास्कर, समसामयिक की घटना चक्रों की महत्वपूर्ण खबरों को उठाते हैं और उन्हें मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा से जोड़ने का प्रयास करते हैं। अर्थात एमपीपीएससी मेंस के पेपर के अकॉर्डिंग उन्हें जमाने का प्रयास करते हैं जिससे हमारे पास एग्जाम्पल एकत्रित हो सके और इनका हम उपयोग करना सीख सकें। तो आज की जो महत्वपूर्ण घटना है ये आपने सोशल मीडिया एवं अखबारों के माध्यम से देखी होगी। मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसका नाम है बक्सवाहा। छतरपुर जिले में पड़ने वाला ये एक वनाच्छादित पेड़ों से संपन्न क्षेत्र है जिसका नाम है बक्सवाहा। इस क्षेत्र को सीमांकित कर दिया गया है। यहाँ पे पेड़ों की कटाई होने वाली है जिसका मूल कारण क्या है कि इन पेड़ों के नीचे उस मिट्टी में हीरो की खदान का होना या फिर वहां पे हीरो की संपन्नता का पता लगना। तो लोगों द्वारा इसको सोशल मीडिया पर और अखबारों में महत्वपूर्ण रूप से उठाया गया है विकास बनाम पर्यावरण के मुद्दे के रूप में कि हम हीरो के लिए या फिर आर्थिक लाभ के लिए किस प्रकार से उन पेड़ों की बलि दे रहे हैं। तो इसे हम थोड़ा सा अपने एमपीपीएससी से रिलेट करने की कोशिश करते हैं ताकि हम इसका पेपर में उपयोग कर सकें। आई थिंक मुद्दा आप समझ चुके हैं कि छतरपुर के बक्सवा नामक क्षेत्र में जो पेड़ों से आच्छादित है हीरो की खोज हुई है और वहां पे प्राइवेट कंपनी या निजी कंपनी या सरकारी कंपनी द्वारा इसको खोदने का प्रयास या ढूंढने का प्रयास किया जाएगा। तो पेपर की अगर हम बात करें तो ये पेपर में किस किस जगह प्रयोग हो सकता है। सबसे पहले एथिक्स में भी देख सकते हैं। आपका लास्ट वाला पेपर है एसे में सीधा कोट किया गया पर्यावरण। तो पर्यावरण में जब आप एक बृहत निबंध लिखने की कोशिश करें तो इस पक्ष को जरूर डालें कि विकास बनाम पर्यावरण के मुद्दे में किस प्रकार मानव लालची हो चुका है। जो खनिजों जो पृथ्वी का सीना चीर के खनिजों की प्राप्ति के लिए न सिर्फ पृथ्वी का क्षरण करता है, न सिर्फ भूमि का क्षरण करता है, बल्कि उसके ऊपर पाई जाने वाली पर्यावरण एवं जैव विविधता जैसी सामग्रियों का भी विनाश करने से पीछे नहीं हटता है। इसका ताजा उदाहरण मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बक्सवा में सामने आया है जहां लगभग 3 से 4 लाख पेड़ों की कटाई सिर्फ इस लाभ के लिए की जा रही है कि इसके नीचे हीरे मिलने की संभावना है। हम भूल चुके हैं कि उसके आसपास रहने वाले जीव जंतु एवं विभिन्न प्रकार की पेड़ों की दुर्लभ प्रजातियां न सिर्फ इससे समाप्त होंगी बल्कि उन जीव जंतुओं का आसरा भी छीनेगा और ये शहरी गतिविधियों में जाके कहीं ना कहीं नुकसान करने की कोशिश होगी। जीव जंतुओं का शहरों में जाना और मानव जाति को नुकसान पहुंचाना। तो आप इसको एक उदाहरण के रूप में निबंध में कहीं भी जोड़ने का प्रयास करें। हम इसको अगर सीधा रिलेट करते हैं तो आपका एमपीपीएससी मेंस का 3rd पेपर है। इसमें पर्यावरण नाम से एक पूरा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। एक यूनिट है 9 नंबर की यूनिट। इसे पार्ट बी अगर कहेंगे तो 4th यूनिट आएगा और अगर पूरा इसको 1 से 10 तक मानते हैं तो 9 यूनिट आएगा। और इसमें पर्यावरण से संबंधित बहुत सारी चीजें दी हुई हैं। तो इनको देख लेते हैं हम इसको पर्यावरण में कहाँ लगा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले दिया है पर्यावरणीय नैतिकता। पर्यावरणीय नैतिकता क्या कहती है, तो ये इथिक्स में भी अगर टच हो सकता है अगर आपका पेपर उसमें आता है। तो पर्यावरणीय नैतिकता कहती है कि देशकाल परिस्थितियों में साधन एवं साध्य की पवित्रता का ध्यान रखते हुए पर्यावरणीय संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग करना कि वो मानव हित के साथ साथ प्राकृतिक हित को भी पूर्ण करे। अर्थात मानव हित एवं पर्यावरण हित की बराबरी रखना या धारणीयता रखना। इसका सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट धारणीय विकास है जो ब्रेटलैंड आयोग द्वारा 1987 में प्रस्तुत किया गया। तो हम समझ रहे हैं पर्यावरणीय नैतिकता में आपको पर्यावरण के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं करना है और अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखते हुए चलना है। तो पर्यावरणीय नैतिकता में ये सीधा कोड होता है। इसको जरूर लिखें। मध्य प्रदेश के बक्सवा में किस प्रकार से एक वनाच्छादित क्षेत्र को उजाड़कर और आर्थिक लाभ की चाहत में आगे बढ़ा गया और हीरो की खुदाई के लिए हमने 3 लाख से अधिक पेड़ों का नाश किया। पर्यावरणीय नैतिकता के खिलाफ है। तो इसको बिल्कुल याद रखें। दूसरा, पर्यावरण संबंधी मूल्यों पर मानवीय मूल्यों का प्रभाव। बहुत बढ़िया लाइन सीधी के सीधी पेपर में क्वेश्चन के रूप में पूछी जा सकती है और आई थिंक 2015 में इस पे से एक पेपर में क्वेश्चन आया भी है। पर्यावरण और धारणीय विकास या पर्यावरण या आर्थिक विकास, तो इनको रिलेट करने के लिए। इसके अलावा इसमें से क्वेश्चन आना ही है तो आप इसको जरूर समझें। पर्यावरणीय संबंधी मूल्यों पर मानवीय मूल्यों का प्रभाव।
पर्यावरण संबंधी मूल्य जिसमें जैव विविधता, हरितमा, नवीन पेड़ों को लगाना एवं पेड़ों का संरक्षण शामिल है। वहीं मानवीय मूल्यों की हम बात करें तो ये सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों रूप में देखे जा सकते हैं। नकारात्मक रूप में मानव के आर्थिक मूल्य इतनी ज्यादा हावी हो चुके हैं कि वो पर्यावरण को ताक पे रखकर इस प्रकार या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने से पीछे नहीं हटता है। ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बक्सवा में देखा गया, जहां आर्थिक लाभ की पूर्ति के लिए लगभग 2 से 2.5 लाख पेड़ों की कटाई को मंजूरी दी गई और यह कहीं ना कहीं पर्यावरणीय नैतिकता के साथ साथ धारणीय विकास को भी चुनौती देता है और पर्यावरणीय मूल्यों से मानवीय मूल्यों को ऊपर या आगे रखने की कोशिश करता है। तो इसका एग्जाम्पल बहुत बढ़िया फिट होगा यहाँ पे, इसे लगाने की कोशिश करें। दूसरा निकल के आता है जैव विविधता। तो इसमें जैव विविधता वाला भी है। तो जैव विविधता क्या है कि क्षेत्र के वनों को काटने से यहाँ पर रहने वाले भालुओं की, यहाँ पर पाए जाने वाले तेंदुओं की, नीलगाय एवं हिरण के ऐसे कई झुंड हैं जिन्हें या तो विस्थापित दूसरे उसमें बसाया जाएगा। तो हम जानते हैं कि मानवों को विस्थापित करने के लिए सरकार की योजनाएं कितनी लचर या ढीली रहती हैं। तो जीव जंतु, बेजुबान जानवरों को विस्थापित करने में ये कहाँ तक संभव हो सकती है देख सकते हैं हम। तो इनको विस्थापित किया जाएगा या फिर इन्हें जो है वो यहाँ से विचलित किया जाएगा या यहाँ से कहीं बिखेर दिया जाएगा। तो ये न सिर्फ जैव विविधता का ह्रास होगा बल्कि आसपास के शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्रों में भी उन हिंसक जानवरों से किसी प्रकार की हानि या दुर्घटना को न्योता देना है। तो जैव विविधता से भी इसको रिलेट हम कर सकते हैं। दूसरा अगर हम बात करें पर्यावरणीय परिवर्तन, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे आर्थिक, आप जब एक कंपनी लगाओगे, एक फैक्ट्री या खदान खोदोगे तो आपको सड़क भी बनाना पड़ेगा, लाइट भी ले जाना पड़ेगा, ऑफिस भी बनाना पड़ेगा, एटीएम भी लगाना पड़ेगा। तो पर्यावरण विनाश मतलब अपन समझ सकते हैं कि क्षेत्र भले ही उसकी बात की जाए लेकिन आसपास का अन्य क्षेत्र भी जो है वो आर्थिक या फिर कहीं ना कहीं कंक्रीट की भेंट चढ़ेगा। दूसरा पर्यावरण संबंधी मुद्दे और चुनौतियां। तो ये मुद्दा ही है और इसकी चुनौती हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे जैव विविधता पर, पर्यावरणीय नैतिकता पर और जीव जंतुओं के साथ आसपास के लोगों पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा। तो आप इसका उदाहरण लगा सकते हैं। तो पर्यावरणीय क्षरण के कारण एवं प्रभाव, ये भी इस यूनिट का ये कॉन्सेप्ट है। तो पर्यावरणीय क्षरण समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश का एक प्रमुख क्षेत्र जो अपने वनों के आच्छादन के लिए जाना जाता है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से खनिजों से संपन्न होने के कारण जब खनिज एवं वनों की बराबरी करने की कोशिश की जाती है तो इसमें खनिज आगे निकल जाते हैं और मनुष्य अपनी आर्थिक आवश्यकताओं के लिए प्राकृतिक क्षरण से पीछे नहीं हटता है। इसको उससे रिलेट करने की आप थोड़ा सा कोशिश करें। तो इसमें एक फिगर भी याद रखें आप, टोटल 382 हेक्टेयर जो भूमि है उसको चिन्हित किया गया है, उसको निशान लगाए गए हैं जिसमें हम पेड़ों को काटने वाले हैं, लोग पेड़ों को काटने वाले हैं। उसमें टोटल 2,15,000 पेड़ों को काटा जाएगा। टोटल 382 हेक्टेयर भूमि में 2,15,000 पेड़ों को काटा जाना है, जिसमें बहुत सारे जीव जंतु एवं दुर्लभ प्रकार के पेड़ों को हानि होगी। अब अगर इसको हम और दूसरे रूप में समझने की बात करें तो आई थिंक आप समझ चुके हैं। एथिक्स में भी पर्यावरणीय नैतिकता में जोड़ने का प्रयास करें, ऐसे में भी, और क्लियर यूनिट है पर्यावरण की तो वहां पर जरूर इसे लगाने का प्रयास करें और मुद्दा आप समझ चुके हैं। तो यही है। इसके अलावा जो दूसरी महत्वपूर्ण खबर है वो है बाबा रामदेव से संबंधित। बाबा रामदेव का एक बयान आया है जिसमें एलोपैथी के ऊपर उन्होंने जो है वो कुछ अपमानजनक या कुछ ऐसी बातें बोली हैं जिससे क्षुभित हुए हैं डॉक्टर भी, देश की कुछ लोग भी इसके अलावा। तो पूरा मैटर ये आता है, बाबा रामदेव जो हैं एलोपैथी पर एक बयान देते हैं, उसका पहले इधर से ICMR वगैरह या फिर इधर से बड़े बड़े डॉक्टर द्वारा खंडन किया जाता है, फिर दोबारा से ओपन के कुछ और बयान देते हैं जिससे पूरे डॉक्टर एवं पूरी टीम चिढ़ जाती है इधर मेडिकल की, और उसके बाद में फिर समझौता भी होता है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन द्वारा उन्हें इसके लिए माफी मांगने को बोला जाता है और बाबा रामदेव मान जाते हैं और वो माफी मांग लेते हैं। तो हम इस कॉन्सेप्ट को क्यों बता रहे हैं, क्योंकि बाबा रामदेव अपने आप में एक बड़ा नाम है और वर्तमान में जो मुद्दे चल रहे हैं मेडिकल को लेकर उन्हें देखना बहुत जरूरी है। तो हमारे लिए ये एक एग्जाम्पल का काम करेगा पेपर एथिक्स में। पेपर एथिक्स आपका जो 4th पेपर है, इसकी यूनिट 2 कहती है सहिष्णुता। सहिष्णुता का सामान्य अर्थ क्या होता है कि सहन करने की प्रवृत्ति। इसमें न केवल स्वयं के, इसमें सहिष्णुता मतलब सहन करने की प्रवृत्ति, इसमें हम न सिर्फ दूसरे व्यक्तियों के अपितु विरोधियों के, जिसमें जो हमारी धर्म, जाति, लिंग या किसी भी आधार से हमसे भिन्नता रखते हैं, हम उनके विचारों को भी सुनते हैं, समझते हैं और उनमें अगर तार्किकता होती है तो हम उन्हें ग्रहण करने की कोशिश करते हैं।
तो सामान्यतः ये एक बृहत अवधारणा है, लेकिन लोगों ने इसे क्या छोटे से में कर दिया है कि सहिष्णुता माने सिर्फ धार्मिक सहिष्णुता की बात है और धार्मिक रूप से किसी को सहन करने की प्रवृत्ति, और अखबार और अशोक का हम उदाहरण दे देते हैं। लेकिन अगर वास्तविक रूप में इसे देखा जाए तो क्या है, ये एक बृहत कॉन्सेप्ट है जिसमें न सिर्फ दूसरे व्यक्तियों के अपितु विरोधियों के भी, जो धर्म, जाति, लिंग, नागरिकता या किसी प्रकार से हमें भिन्नता रखते हैं, उनके विचारों को सुनना, समझना और सहन करने की प्रवृत्ति, अगर उनमें तार्किकता हो तो उन्हें अपनाने की भी शक्ति होना सहिष्णुता है। तो बाबा रामदेव द्वारा जो इस प्रकार की वाणी का या इस प्रकार के वक्तव्य दिए गए हैं, उनमें सहिष्णुता की कमी को दर्शाते हैं। हम सहिष्णुता के उदाहरण में इसको कोट करेंगे, पूरी एग्जाम्पल या डेफिनेशन, पूरी डेफिनेशन लिखने के बाद हम बाबा रामदेव का नाम लिखेंगे और लिखेंगे उदाहरण के लिए बाबा रामदेव द्वारा एलोपैथी की बुराई करना या उसका कहीं ना कहीं उपहास करना, ये उनमें सहिष्णुता की कमी को दर्शाता है। तो आप बता सकते हैं एलोपैथी और आयुर्वेदिक में इन्होंने कहीं ना कहीं एक लड़ाई चालू कर दी है। दूसरा निकल के आता है इसमें एक सांवेगिक बुद्धि। तो सांवेगिक बुद्धि का कॉन्सेप्ट जो है वो डेनियल गोलमैन साहब ने दिया है, और इसमें बस होता क्या है कि हम स्वयं के साथ साथ दूसरे की बुद्धि से भी सामंजस्य या दूसरे के विचारों में भी सामंजस्य बिठाने की कोशिश रखते हैं और एक सकारात्मक निर्णय की ओर आगे बढ़ते हैं। कल वाले वीडियो को जब आप देखेंगे तो उसमें सांवेगिक बुद्धि को और अच्छी तरीके से समझाया गया है। तो न सिर्फ दूसरे के विचारों को समझना बल्कि उसके साथ सामंजस्य बिठाने की एक प्रकृति है सांवेगिक बुद्धि। तो इसमें निकल कर के आता है कि इन दोनों की थोड़ी सी फील्ड अलग आ जाती है, आयुर्वेदिक और एलोपैथिक। बाबा रामदेव ठहरे पूर्णतः आयुर्वेदिक, इसलिए उन्होंने, और उनका स्वभाव भी कुछ ऐसा है कि जो वो विषयों पर बढ़ चढ़कर बोलने की कोशिश करते हैं। अब निकल कर के आता है सांवेगिक बुद्धि कहती है कि न सिर्फ प्रतिकूल परिस्थितियों में, न केवल अनुकूल परिस्थितियों में, अपितु प्रतिकूल या फिर विपरीत परिस्थितियों में भी स्वयं को किस प्रकार से सम्यक रखा जाए और बहकावे में या भड़कावे में या किसी प्रकार की ऐसा अनैतिक बयान ना दिया जाए। तो वर्तमान में अगर उनकी आर्थिक स्थिति देखी जाए, उनका डायस्पोरा देखा जाए, तो कुछ ना कुछ उनके द्वारा बोला गया कहीं ना कहीं ये गलत साबित होता है। इसलिए इसको भी हम सहिष्णुता एवं सांवेगिक बुद्धि में जोड़ने का प्रयास करें। ठीक, इसके बाद कल मिलते हैं दोबारा से। नमस्कार।